डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू द हिस्ट्री क्लब। यहाँ सब इंस्ट्रक्शंस है, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। वीडियो का स्पीड 1.25 या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, एंड जिससे कि आपका रिकॉलिंग पावर बिल्डअप होगा और जिससे कि आप इन्हांस योर एक्यूरेसी बाय अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। चीज़ों को रिपीट करोगे आप मल्टीपल टाइम्स तो आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में जो गलती करने का प्रोबेबिलिटी है वो कम जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बी हंग्री टू ऑलवेज रिपीट समथिंग। ठीक है, तो हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। चलो देख लो और देख लो कि हाँ जब तुम पढ़े थे तो क्या वो पॉइंट छूट गया था या तुम भूल चुके हो तो ब्रशअप कर लो। सो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक एक्ट आया था 2023 में। मैं उस एक्ट का जो प्रोविज़न है उसको कुछ बता रहा हूँ। इस एक्ट में जो टर्म है वो 6 साल रखा गया है या 65 ईयर्स। ठीक है, दोनों में से पहले कोई आया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट दिया था, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको कौन सेलेक्ट करेगा। एक कमेटी सेलेक्ट करेगी। इस कमेटी में कौन कौन होंगे? पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई, वो खुद होंगे। लेकिन बाद में ये तो सबको पता है, लेकिन ये किस केस में मैंडेट दिया गया था? अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में इसको क्या किया गया, सरकार ने 2023 में अमेंडमेंट लाया और उसमें कर दिया गया क्या, सीजीआई को रिप्लेस कर दिया गया और बोला गया कि कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा नॉमिनेटेड बाय आवर रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो एक्ट है वो अलाइंस द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर विथ दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जितना सैलरी होगा उतना ही इन लोगों का सैलरी होगा। ठीक है, द एक्ट retains the manner of removal of chief election commissioner and election commissioner as specified by the constitution। हमारे संविधान में जो मैनर दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का, कैसे रिमूव किया जाता है, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। ठीक, लेकिन ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, ये कैसे रिमूव किया जाता है इनको? मे बी रिमूव्ड ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब देखो 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल। और ये जो 3 मेंबर है, ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो 3 को 4 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है, 6 भी कर सकती है, जो कंपोजिशन है। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर, इसीलिए हमेशा आवाज़ उठाया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो ठीक है सिक्योरिटी है, मतलब इनको रिमूव करने के लिए है ना माथापच्ची करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों को सिर्फ ये कह देगा तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो इनका सिक्योरिटी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी देखते हो रिसेंट केस में, अभी रिसेंट देखोगे 2-3 सालों में कि बहुत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब इनके साथ मतभेद होता है तो ये रिजाइन मार देते हैं, हुआ है। ठीक है, चलो जो रैंक है इक्विवेलेंट टू, जो अब देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? वही बनेगा जिसका रैंक सेक्रेटरी के बराबर हो, है ना। और ये जो चीज़ है वो संविधान में हमारे मेंशन नहीं है, ये एक्ट के थ्रू लाया गया है 2023, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 डज नॉट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यही सब यूपीएससी में प्लेन स्टेटमेंट आएगा, वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा आराम से, है ना, 2 नंबर लेके आ जाओगे, सवाल सही कर दोगे। ठीक है, वरना 2 नंबर भी जाएगा और 1/3 पेनाल्टी भी लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर प्लेन स्टेटमेंट आ जाएगा कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जब वो रिटायर कर जाएंगे, कब? ऊपर मैंने बताया है आइदर 65 साल या 6 साल, 65 ईयर या 6 साल, जो पहले आ जाए। तो वो जब रिटायर कर जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इस पर हमारा संविधान क्या है, साइलेंट है। तो एक्ट के थ्रू क्या किया गया, लाया गया कि उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इलेक्शन ईसीआई है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है, कौन कौन सा? तो आपका प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, वाइस प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का, जिसमें लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, द कमीशन हैज़ अ सेपरेट सेक्रेटरीट का है न्यू दिल्ली में। ये रहा चीफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले लो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले लो। जो एक्ट क्या था देख लिए, यहाँ से सवाल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आया कब?
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है? तो नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। टेन्योर क्या होता है जेपीएससी का? तो 6 साल या 62 ईयर्स, विच वरिज मतलब 6 साल का मतलब है कि अगर कोई इंसान है, अगर वो 54 साल का है, कितने साल का है? 54 साल का है, तो वो अगर उसको नियुक्त कर दिया गया जेपीएससी में, तो वो 6 साल का टेन्योर मतलब 60 साल तक क्या है, वो अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर हो सकता है। मान लो अगर यही 56 साल का होगा, है ना, तो वो मात्र 56 और 6 62, ये भी 62 तक जा सकता है। मान लो कोई 57 का होगा, है ना, तो ये मात्र 5 साल ही सर्विस अपना दे सकता है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट रिटायर हो जाएगा। ठीक है, यही है। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो जेपीएससी का चेयरमैन होता है, मेंबर्स होता है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट और सबमिट रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमीशन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ प्रेसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, प्रेसिडेंट हर जगह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्रैप आ रहा है। जेपीएससी प्रेजेंट्स इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर। मान लो बिहार और झारखंड मिलकर दोनों बोला कि भाई एक, जैसे यूपीएससी है उसी तरह ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर रिक्वेस्ट मार सकते हैं। रिक्वेस्ट मारे, बन गया क्या, एक बिहार का, एक या उत्तर प्रदेश मिलकर बोले कि हम बनाना है। इसके बाद जो जेपीएससी है वो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नर को क्या करेंगे, अपना एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और ये स्टेट गवर्नर क्या करेगा, रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर में, मतलब बिहार का तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, यूपी का तो वहाँ जाकर क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा। यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा 16th फाइनेंस कमीशन। ये कब, इनके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। आर्टिकल 280 आपको पता है। ये कब सेटअप किया गया था? 31 दिसंबर 2023 को सेटअप किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जीएसटी काउंसिल। इसका क्या है? आर्टिकल 279A। अच्छा बताओ, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? आंसर क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अच्छा देखो, एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक स्टेटमेंट है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट्स इट्स चीफ मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ स्टेट का, मेंबर ऑफ द काउंसिल। काउंसिल मतलब जीएसटी का। ठीक है, अब ये बताओ, ये राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जितनी राज्य सरकारें हैं, वो नॉमिनेट कर सकती है चीफ मिनिस्टर को एज अ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो ये क्या है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? वो देखो, ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट्स इट्स मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। जो भी मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किसी भी राज्य सरकार में, मोस्टली क्या होता है, उन्हीं को क्या जीएसटी काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है एज अ मेंबर। लेकिन अदर मिनिस्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली और गोवा में जो है नॉमिनेटेड इट्स, दिल्ली और जो गोवा राज्य है वो नॉमिनेटेड इट्स चीफ मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल में। लेकिन मणिपुर है वो क्या किया है, वो अपने हेल्थ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो ध्यान देना कि हमेशा सीएम को ही जरूरी नहीं है। ठीक है, सब छोटा छोटा बात है जो ध्यान देने वाली है, बेसिक चीज़ है, और ये बेयर मिनिमम है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपका है, मैं बता रहा हूँ 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म का 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है देखो। इसके लिए एक ट्रिक है, ये मेंस के लिए है। ठीक है, ट्रिक क्या है? इविल स्कैम। ई फॉर राइट एफर्ट, राइट व्यू, आई फॉर इंटेंशन, एल फॉर राइट लाइवलीहुड, स्कैम राइट स्पीच, सी से कंसंट्रेशन, ए से एक्शन एंड एम से माइंडफुलनेस। मान लो कि मेंस में लिख रहे हो, भूल गए 8 फोल्ड पाथ, तो सीधा इसका निमोनिक क्या हो जाएगा? इविल स्कैम। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट, एक ट्रैप है, एक सवाल है कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो, ये किस मिनिस्टर के अंदर आता है? रिसेंटली अभी 32 किलोमीटर का क्या लगा है? जाम लगा है। 32 किलोमीटर का जाम कहाँ लगा है? महाराष्ट्र में। क्यों लग गया? क्योंकि वहाँ एक पेट्रोलियम
से भरा हुआ है गैस या कोई हार्मफुल था, टैंकर पलट गया जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम लग गया, तो ये चीज़ आ सकता है। ठीक है, जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है पेसो, ये कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड विच इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो अगर आएगा तो दिमाग नहीं जाएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, ठीक है, सब मार के आएंगे क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, लेकिन वो नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान देना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नागपुर में है। चलो अगला टॉपिक है सेंसस। सेंसस जो कि अभी रिलीज होगा, है ना। देखो यूनियन सब्जेक्ट है सेंसस, एंट्री 69। लास्ट टाइम कब हुआ था सेंसस, 2011 में, फिर 21 में होना था लेकिन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। अब देखो तो सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 हमारे संविधान में मेंशन है, कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948 के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। अब देखो जो डेसिनल सेंसस है 10 साल पे होता है, ये कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये किस मिनिस्टर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ध्यान देना, मोटा भाई जो हमारे अमित शाह है वो क्या है, वही चीफ होम मिनिस्टर है। आगे देखो अब ये कुछ मैंने पॉइंट लिखा है कि देखो पॉपुलेशन सेंसस तो पता है 10 साल पे होता है, लाइव स्टॉक सेंसस कितने साल पे होता है, 5 साल पे होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और पोल्ट्री इसमें आता है लाइव स्टॉक में। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल पे होता है। फॉरेस्ट सर्वे आपको पता है हर 2 साल पे होता है। टाइगर सेंसस हर 4 साल पे होता है। एलिफेंट सेंसस हर 5 साल पे होता है और राइनो सेंसस हर 3 साल पे होता है। प्लेन स्टेटमेंट आएगा कि एग्रीकल्चर सेंसस लाइक पॉपुलेशन सेंसस की तरह 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ आपने क्या पढ़ा 5 साल के लिए किया जाता है। तो बेसिक मिनिमम चीज़ को आपको ध्यान देना है और बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमारा जो मॉडर्न इंडिया है इससे एक टॉपिक है। देखो अलग अलग कमीशन आइनों की याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने 2-4 को लिखा है जो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में आ चुका है। ठीक है, बस ध्यान से देखो सुनो। पहला है फ्रेजर कमीशन, ये किसके लिए है, पुलिस रिफॉर्म के लिए। ये कब लाया गया, 1902 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, वायसराय थे। अब देखो याद करने का तरीका, एक गाड़ी आता है एफजेड या फ्रेजर, सपोज करना एफजेड गाड़ी बाइक है और फ्रेजर है, कौन चलाएगा, पुलिस चलाएगी, इसे याद रहेगा। ठीक है, निमोनिक हो गया। और लॉर्ड कर्जन, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1899 से 1905। अब इनमें देखो 3 काम इंपॉर्टेंट हुआ है लॉर्ड कर्जन में। पहला एंशिएंट एंड मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं का टाइम पे हुआ है 1905 में। ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1905 के बाद कौन वायसराय बने थे, हाल ये भूल जाते हैं लोग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, इसको ध्यान देना है। ठीक है, कि पार्टीशन बंगाल के बाद कौन वायसराय बने थे। नेक्स्ट हमारा दूसरा है विटले कमीशन, ये लेबर से है। विटले कमीशन क्या है, लेबर से है, और ये किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया 1929 में। ठीक है, तो हमारे जो लॉर्ड इरविन साहब थे उनका टाइम पीरियड था 1926 से लेकर 1931 तक, 26 से लेकर 31 तक। ठीक है, और इनको ना पॉपुलरली क्रिश्चियन वायसराय कहा जाता था, यहाँ लिखा हुआ है 26 से 31। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है, जैसे शारदा एक्ट इन्हीं के समय पास हुआ, इसमें लिखा हुआ नहीं है 1929, है ना। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो आपका धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद में, जो कि अब IIT हो चुका है, इन्हीं का टाइम पीरियड में ओपन हुआ था, इसे आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च गांधी जी स्टार्ट किए थे, है ना। चितगांव आर्मरी इन्हीं के काल में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गांधी इरविन एक्ट इन्हीं के टाइम पे हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है दीपावली डिक्लेरेशन, ये मोस्टली पता नहीं होता है क्या था ये, तो ये 1929 में लाया गया। क्या कहा गया, इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन ड्यू कोर्स, आने वाले समय में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो नेक्स्ट है आपका चैटफील्ड कमीशन, ये आर्मी के लिए किया गया था, किसके द्वारा, लिंड लिथगो के द्वारा 1939 में। इनका टाइम पीरियड क्या है, 36 से 43। ठीक है, और पर्पस क्या था, टू मॉडर्नाइज एंड री-इक्विप इंडियाज डिफेंस फोर्सेस, भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसको मॉडर्नाइज करना और री-इक्विप करना। ठीक है, और जैसा कि मैं बता दूं, वर्ल्ड वार 1 1914 से 18 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 1939 से 45 के बीच में इन्हीं का टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, बीच में ही चले गए थे, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखो
अब है हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है 8 कोर इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि भारत का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है? यूपीएससी पूछा इससे सवाल। पहला पेट्रोलियम है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तीसरा स्टील है, चौथा कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइज़र है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कुछ रिफॉर्म्स है, मैच द कॉलम में आता है या एक्यूरेसी के लिए आ जाएगा। अब तो मैच द कॉलम यूपीएससी पूछ नहीं रहा है, सीधा आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए बेसिक को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। ये यूपीएससी का या यूपीपीसीएस से पीवाईक्यू मैंने निकाल के आपको बता रहा हूँ। कोठारी कमीशन है 1964, किस लिए आया था? रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि अभी एनईपी आया 2020 में, तो कोठारी कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। 1964 मेंस में लिख सकते हो। बसेल नॉर्म्स, बसेल कमेटी कब बना था? जैसे बसेल 1, बसेल 2, बसेल 3, तो सबसे पहले 1974 में रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, दांतेवाला कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 77 में अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन इन द कंट्री, ठीक है। मैंने ईयर भी लिखा है, पर्पस भी लिखा है। शिवरामन कमेटी मोस्ट फेमस है, याद आ जाए। शिवरामन से क्या याद आएगा? नबार्ड। कब? 1979। स्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड कब किया गया? स्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, राजा चलैया कमेटी, ये भी आया हुआ है। कब? ये टैक्स रिफॉर्म के लिए। 1991 में हम लोग क्या अडॉप्ट किए थे? एलपीजी किए थे, तो टैक्स रिफॉर्म के लिए 1991 में राजा चलैया कमेटी। नरसिम्हम कमेटी, ये किसके लिए? ये भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए है, 1991 में, ठीक है तो बहुत सारा, लेकिन ये चुनिंदा है। अबीद हुसैन कमेटी, ये 1997 में ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हम लोग एमएससी में देखते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आबिद हुसैन 1997। और एक है एसएस तारापुर कमेटी, ये भी 1997 में। रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब देखो, इन इंडिया नॉट फुल्ली बट ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर देखो, अब कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? ये दो तरीक़ों का होता है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। भारत में जो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ये फ्री है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ये रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण है, ठीक है। देखो, पहला बात कि इसको क्यों नहीं, पहले इसका बेनिफिट समझो कि अगर ये भारत सरकार अगर इसको क्या कर दे, इसी की तरफ फ्री कर दे, तो क्या होगा? अपने पास इसका बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कि ये हमको क्या देगा? इन्वेस्टमेंट बहुत सारा देगा। इसमें लिखा हुआ नहीं, सुन लो, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा देगा, हमें लोन प्रोवाइड करेगा बहुत सारा, ठीक है, बाहर से। हमारा जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ होगी, है ना, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, है ना, ये सब तो होगा, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इनफ्लो होगा, हमारा जो कैपिटल इनफ्लो है बहुत भारत में आएगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा क्या है? निगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। फॉरेन मैनेजमेंट, तो क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट है हम लोग इसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। इसका बेनिफिट तो हम लोग देख लिए, लेकिन ये क्या है, भारत को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए रखा गया है कि नहीं रखेंगे तो ये इंक्रीज का साइन है, वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट बढ़ा देगा, एक्सचेंज रेट का वोलेटिलिटी। इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स, बार बार भारत को एक्सटर्नल शॉक्स झेलना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक बार बंदी आया था, है ना, 1908-9 के करीब में, है ना। इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव अटैक ऑन द कंट्री, है ना। कोई अदर कंट्री चाहे, जैसे यूएस है, बहुत ज़्यादा क्या है, डोमिनेंट है, वो चाहेगा तो है ना, मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी वजह से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया? रिस्ट्रिक्ट किया गया। यूपीएससी काफ़ी टाइम इस पर सवाल की है, ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो आप बेसिक में 2 नंबर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात है कि एसएस तारापुर कमेटी जो है इसी के लिए बनाया गया था। इनको कहा गया कि भाई देखो भाई कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, ये क्या भारत में पूरा हो सकता है? तो बोले कि नहीं हो सकता है। ये 3-4 कंडीशन बताए कि वो अगर आप फुलफ़िल कीजिएगा उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप फुल्ली कर सकते हो। लेकिन भारत क्या है, एक जो इकोनॉमी अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत को ढंग से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर पीरियड में हम लोग देखेंगे आगे कि आज से 10 साल 20 साल बाद जब इकोनॉमी भारत की और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो कहीं जाकर इसको फ्री किया जाएगा। तब तक क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है।
तो आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।